friends, in this video we are going to discuss about anaerobic respiration. Basically, what is anaerobic respiration? Anaerobic respiration means incomplete or partial breakdown of glucose in एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना. ऑक्सीजन के एब्सेंस में पार्शियल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं. बेसिकली एनारोबिक रेस्पायरेशन के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो एल्कोहल के फॉर्म में हो सकता है या वो एसिड के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है ना. अगर वो एसिड के फॉर्म में हुआ तो हम उसको एसिड फर्मेंटेशन नाम देते हैं. अगर वो एल्कोहल के फॉर्म में हुआ तो हम उसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम देते हैं. ठीक है ना. अब देखिए आगे. अब हमारा पहला जो टाइप होगा वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इसको बोल रहे हैं दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. सबसे पुराने ज़माने से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है ना. अभी भी किया जा रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ fermentation is performed by basically yeast and some bacteria. You have to remember yeast mainly. ठीक है ना. basically Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is associated with alcoholic fermentation. तो यहाँ पे अब ज़रूरी बातें क्या हैं. जैसे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में. तो ये बात तो हमने ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपको डिटेल में बताई. ठीक है ना. ये कोई नई बात नहीं है. ग्लाइकोलिसिस के एंड में ग्लूकोज ब्रेक होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में. ठीक है. अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ठीक है एक ATP खर्च हो गया और 4 कुल मिला के डायरेक्ट ATP बनता था. उसमें से 2 ATP खर्च हो गया. 4 बना, उसमें से 2 खर्च हुआ. ठीक है. तो पूरा कह रहे हैं ATP का नंबर कितना आएगा, 2 ATP. ठीक. और हमने ये बात किया था ना कि 2 NADH2 भी बनता था. 2 NADH2 बनता था. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए पायरुविक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेट. तो डीकार्बोक्सिलेट इज एसोसिएटेड विथ डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है ना. और यहाँ पे बनता क्या है हमारे पास, एसिड एल्डिहाइड. इसको नाम देते हैं एसिड एल्डिहाइड. ठीक है ना. एसिड एल्डिहाइड के ऊपर फर्दर दूसरा एंजाइम काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यानी डिहाइड्रोजिनेशन. तो डिहाइड्रोजिनेशन देखिए आप ध्यान से देखेंगे ये जो NADH2 ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस वाला जो NADH2 है ठीक है, इसका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है. मतलब NADH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NAD+. ठीक है. और इस तरीके से हमें क्या मिल गया, C2H5OH, या इसको हम लोग नाम देते हैं एथाइल एल्कोहल. ठीक है ना. क्या नाम देते हैं, एथाइल एल्कोहल. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जाता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा आपसे. ठीक है ना. एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पूछा जाएगा एथाइल एल्कोहल. दोनों को याद रखना है. और ये हमारे डिफरेंट जो एंजाइम्स के नाम हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. ठीक है ना. दूसरा जो फर्मेंटेशन है उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, जैसा कि नाम खुद बता रहा है. ठीक है ना. लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बाय लैक्टोबैसिलस इन मिल्क रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है. और करता क्या, लैक्टिक एसिड आल्सो ठीक है. और लैक्टिक एसिड आल्सो फॉर्म्ड इन मसल्स ऑफ एनिमल व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनएडिक्वेट मतलब होता है इनसफिशिएंट. जब कह रहे हैं कि जब आप इनसफिशिएंट ऑक्सीजन लेके कह रहे हैं ठीक है ना रेस्पायर करोगे
बेसिकली होगा क्या है कि मान लीजिए आप कुछ विगरस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस टाइम पे आपके बॉडी का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो एनर्जी आएगा कहाँ से, एटीपी के फॉर्म में बेसिकली, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए अगर आपको याद होगा ना, तो ग्लूकोज पहले देखिए ध्यान से, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ये कह रहे हैं ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, बोलिए क्रेब्स साइकिल से फिर फर्दर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा घटना होने में मतलब ये यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक तो कह रहे हैं कि इसके लिए कह रहे हैं ढेर सारा ऑक्सीजन ज़रूरी है, और दूसरा ये टाइम चाहिए। तो आपको अगर अचानक से कह रहे हैं कि एनर्जी डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज का, ठीक है ना, ये वाला ब्रेकडाउन वाला पाथवे था, ये हम पर होता है, ठीक है, और ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होने लगेगा लैक्टिक एसिड में। तो देखिए इसमें भी क्या है हमारा, यहाँ तक मतलब पायरुविक एसिड बनने तक, ठीक है ना, यहाँ कॉमन है। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम कर रहा है, देखिए लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन से उसका रिलेशन है। तो NADH2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD+ में, मतलब NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से कह रहे हैं हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, और यहाँ से कह रहे हैं कि ठीक है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में इसको इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, में फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मेजर डिफरेंस है ना। तो बोल रहे हैं कि फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये तो बात हमने कर दिया कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, कैसा ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन, वेयर एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ कम्प्लीटली डिग्रेडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमने डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा, ठीक है ना। नेट गेन ऑफ एटीपी इन फर्मेंटेशन ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो एटीपी बनता है ये कौन वाला एटीपी है, बेसिकली ग्लूकोज पहले स्टेप में मतलब ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है ना, तो आपको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के नाम पे 2 एटीपी बनते थे, या 2 एटीपी का डायरेक्ट फ़ायदा होता था कहाँ, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है ना। यही वही वाले ये 2 एटीपी फॉर ईच ग्लूकोज डिग्रेडेशन, NADH2 इज ऑक्सीडाइज टू NAD+, मतलब NADH2 ऑक्सीडाइज तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी होता है, और ये ऑक्सीडाइज यहाँ भी होता है, मतलब फर्मेंटेशन के केस में। लेकिन कह रहे हैं जब फर्मेंटेशन में NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रादर स्लोली इन फर्मेंटेशन, हाउएवर द रिएक्शन इज़ वेरी विगरस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये रिएक्शन कह रहे हैं बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है हमारा कि रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक का मतलब होगा जहाँ पे मटेरियल का सिंथेसिस भी होगा और मटेरियल का ब्रेकडाउन भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेकडाउन वाला स्टेप है ये तो हमने देखा कि सर ग्लूकोज जो है वो लगातार टूटता जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन सिंथेसिस वाले स्टेप पे हमें मेजरली यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है। कह रहे हैं ग्लूकोज इज़ द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में फेवर्ड सबस्ट्रेट कौन होगा, ग्लूकोज होगा। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन। मतलब दुनिया भर के हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, बोलिए हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से किसी को भी अगर रेस्पिरेशन में एंट्री लेना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले इन सबको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इन सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है ना। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहले स्टेप से कह रहे हैं वो एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे हमारे पास जैसे फैट है,
तो फैट टूटता है, बोलिए फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो अगर फैटी एसिड को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल होना है तो फैटी एसिड कह रहे हैं कि पहले कन्वर्ट किस में होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू करेगा ये अपने कह रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे को, या हम ऐसे बोल सकते हैं ना, शुरुआत कहाँ से इसकी होगी, क्रेब्स साइकिल से, ठीक है ना। और कह रहे हैं अगर ग्लिसरॉल को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल होना है, इसको कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड के लेवल पे, फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। आपको याद होगा तो फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड ये बनता कहाँ है, ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस को आप डिटेल में देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये फास्फोग्लिसरिक एसिड है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का इस्तेमाल सीरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ये तीनों क्या हैं, एमाइनो एसिड्स हैं। ये तीनों क्या हैं, मतलब एमाइनो एसिड के सिंथेसिस में फास्फोग्लिसरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि मान लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम में है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है वो फैटी एसिड बना सकता है। और जिब्रेलिक, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आपको बहुत ज़रूरी सवाल बन के आता है, ठीक है ना, कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से डिराइव होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, इसको ध्यान में रखना है। जैसे नेक्स्ट है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, साइटोक्रोम बनाने में मदद करता है और फाइटोक्रोम बनाने में मदद करता है। जैसे देखिए जब होता क्या है, क्लोरोफिल सिंथेसिस का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो क्लोरोफिल सिंथेसिस में हमारे पास जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कौन जुड़ता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, ठीक है ना। और यहाँ से तैयार होता है प्रोटोक्लोरोफिल। इस प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ये मैच्योर क्लोरोफिल बनाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो क्लोरोफिल के को बनाने में मदद करता है, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, ये एमाइनो एसिड को बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये पूछा जाता है आपसे कभी कभी ना, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, कितना करे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसके रेफरेंस में कितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ। ये दोनों का कह रहे हैं कि जो रेट होता है या इन दोनों का, ठीक है ना, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, RQ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखे हैं कि वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, एंड इट इज़ मेजर्ड बाई गैनॉन्ग्स रेस्पायरोमीटर, याद रखना, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको 1 या कभी कभी इसको यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये फैट ऑयल होगा तो उसके लिए RQ की वैल्यू, ठीक है ना, <<1>, ऐसे याद रख सकते हैं, <1 या 0.7 के आसपास। जैसे ये एग्जांपल है ट्राइपाल्मिटिन, इसके बारे में, ठीक है ना, जिसको याद रखना है। इसके अंदर प्रोटीन के लिए वैल्यू निकल के आती है 0.8 to 0.9, या इसको भी हम क्या बोलेंगे, <1। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जैसे कि हमारे पास मैलिक एसिड है उसके लिए वैल्यू 1.33, ऑक्जेलिक एसिड है उसके लिए वैल्यू 4, साइट्रिक एसिड है उसके लिए वैल्यू 1.3, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हुआ, ऑक्सीजन कितना कह रहे हैं खर्च हुआ, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी।
और अगर अब कैम के लिए बात करें तो कैम के लिए RQ की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि कैम प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व ही नहीं करते, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने C3 साइकिल में इस्तेमाल कर ले जाते हैं। ये बात आपको याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है, अब लास्ट पॉइंट हमारा इस टॉपिक का, मैलेट, एस्पार्टेट एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। बेसिकली इसको हमें क्यों जानना चाहिए, थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी क्या है उसको थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, मोस्टली हमारा क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के अंदर कह रहे हैं जो भी NADH2 बना वो सब कहाँ बना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ बना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बगल में ही कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए ना, जो ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 NADH2 बनाए हैं, ठीक है ना, तो उनकी कह रहे हैं कि उनकी जो वैल्यू है ATP के फॉर्म में वो 3 ATP, मतलब 1 NADH2 3 ATP बनाएगा, ठीक है ना। तो 2 NADH2 कायदे से कह रहे हैं 6 ATP बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो हमारा कह रहे हैं कि ये बने कहाँ हैं बेसिकली, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस वाले तो सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, ग्लाइकोलिसिस वाले कहाँ पड़े हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH2 बना था वो कहाँ बना है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से इसको कह रहे हैं कहाँ भेजना है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस है ना, जब तक कह रहे हैं कि आप मैट्रिक्स साइड में नहीं भेजेंगे तब तक वो उसका कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं एंटर करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कह रहे हैं NADH2 एंटर नहीं करेगा तब तक हम उससे एनर्जी डेरिवेशन के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, बेसिकली इनर मेम्ब्रेन, वो NADH2 FADH2 के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। मतलब डायरेक्टली कह रहे हैं कि NADH2 FADH2 आर पार नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म में ना ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट कन्वर्ट होता है किस में, मैलेट में। जब ये मतलब ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट जो है वो कन्वर्ट होगा मैलेट में, इसी कन्वर्जन में NADH2 को मतलब NADH2 को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। NADH2 मतलब NADH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NAD+, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो मैलेट है ये मैलेट पहुंच गया कहाँ, मैट्रिक्स साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट में, ऑक्जेलो एसिटेट में। देखिए इसका रिवर्स हो रहा है, मैलेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट में। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट जब मैलेट में कन्वर्ट हुआ था तो NADH2 कन्वर्ट हुआ था NAD+ में। ठीक इसका जब अपोजिट काम होगा, मतलब मैलेट जब ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट होगा तो NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फर्दर क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटोएसिटेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पार्टेट में। किस में कन्वर्ट होगा, एस्पार्टेट में। और एस्पार्टेट को देखिए भेज दिया गया फिर से कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। वो फिर से एस्पार्टेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसिटेट में। और ये कह रहे हैं कि ये तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं ना कि हमने यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो एंट्री किसने लिया है रिएक्शन में, NADH2 ने। और देखिए यहाँ पे फाइनली कह रहे हैं बना क्या है, NADH2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कोई मतलब अगर कह रहे हैं कि मैलेट एस्पार्टेट, ये कौन सा शटल सिस्टम है, ये मैलेट एस्पार्टेट है, ठीक है ना। तो अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चलेगा तो फिर वो जो हमने 38 ATP कैलकुलेट किया है ना, 38 ATP, वो 38 ATP कह रहे हैं कि आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया जाए, ठीक है ना, कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल ऑपरेट कराते हुए आप कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज से कितना ATP बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू ये 38 ना होके, 38 ना होके ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 36। इसी चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए
अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, ठीक है ना, कन्वर्ट होता है, इस कंडीशन में NaDH2 कन्वर्ट हो गया किस में, NAD+ में, वही कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। अब ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है वो पहुंचता है कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे। कहाँ पहुंचता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे। देखिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब इस कन्वर्जन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, FAD, यहाँ पे FAD+ जो है वो कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो FAD+ यहाँ पे कन्वर्ट होगा FADH2 में, और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फर्दर कह रहे हैं कि ये इस तरीके से कह रहे हैं कि रिएक्शन में लगातार पार्टिसिपेट करता रहेगा। तो हम यहाँ पे जो ज़रूरी बात है जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप देखने की कोशिश करिए कि सेल के अंदर एंट्री किसकी हुई, NaDH2 की। यहाँ से देखिए आपने NaDH2 सप्लाई किया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म से NaDH2 गायब हुआ, और आपको कह रहे हैं कि मैट्रिक्स साइड में कौन बन रहा है, FADH2। क्या बन रहा है, FADH2, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कह रहे हैं कितने NaDH2 हैं, 2 NaDH2 हैं, तो कितने FADH2 बने, तो मतलब 2 NaDH2 के करस्पॉन्डिंग हमने कह रहे हैं कि हमने भेजा है NaDH2, लेकिन मैट्रिक्स को मिल क्या रहा है, FADH2। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं ना, हमने भेजा कितना है, 6 ATP, बोलिए, लेकिन हमको कह रहे हैं कि मिल कितना एनर्जी रहा है, 4 ATP। मतलब आपने 6 कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस किया, उसमें से कह रहे हैं कि 4 आपको मिला, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, रास्ते में 2 ATP का नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये 2 ATP का नुकसान यहाँ पे आपको 36 ATP के फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब बनना चाहिए था कितना, 38, लेकिन बना कितना, 36। ये 2 ATP का नुकसान हो गया, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको ठीक लगेंगी, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।